वेल्डिंग वाला टॉपिक था। अब हम कर रहे थे रिवेटिंग जॉइंट्स पर। किस टाइप के जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जॉइंट्स के बारे में टॉपिक्स देख चुके थे। अरे पंकज और श्रेय दोनों अपना माइक ऑन कर लो 2 मिनट। एक एक मैटर पर थोड़ा डिस्कशन करना था, इसीलिए दोनों को माइक ऑन करने बोल रहा हूँ। मैटर ये बन रहा है कि फीटर सेकेंड ईयर की भी क्लासेस लेने बोल रहे हैं मुझे। एक्चुअली मेरे पास 4 क्लासेस हो जाएगी, तो अगर ये पोर्शन किया गया तो इस कारण से मेरे पास 4 क्लासेस बढ़ जाएगी। तो मैं ये चाह रहा कि आप लोग का जो सेकंड सेशन जो मैं लेता हूँ, ये आज की मीटिंग में, टीचर्स मीटिंग जब चलेगी उसमें मैं डाल दूंगा, ताकि ये वाला सेशन आप लोग का सारा इतनी सारी क्लासेस बढ़ाई जा रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि देखो यार, क्लासेस बढ़ेगी, काम ज्यादा, दाम भी ज्यादा चाहिए। काम काम लिए जा रहे हैं बट सुकून नहीं दे रहे। तो ये चीज हो सकता है, ये थोड़ा चेंजेस आ सकता है आप लोगों के साथ में, तो उसमें थोड़ा ध्यान दे देना कि आप लोगों को, मतलब जो सेकंड सेशन की जो मैं क्लास लेता हूँ, फर्स्ट सेशन तो एज इट इज चलता रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। सेकंड सेशन क्या मैं चेंज करूँ या नहीं करूँ, ये आप लोगों का एक ओवरव्यू लेना चाह रहा हूँ पहले। मैटर ये है कि मेरे पास अगर सेकंड ईयर की क्लासेस आए, क्योंकि आज मेरे ऊपर तो सेकंड ईयर की तीनों क्लास थोप दी गई है, डब्ल्यूसीएस की, फिट थ्योरी की और आपका ईडी की। ये 3 क्लास ऑलरेडी एक्स्ट्रा डाली जा रही है मेरे ऊपर कि सर ये भी अटेंड करवाइए, ये भी लीजिए। तो अगर इतनी सारी क्लासेस मेरे ऊपर आती रही तो आप लोग देखेंगे कि बाकी टीचर स्टाफ जो है वो सब एक एक क्लास ले रहे हैं। उस बीच में भी हम लोग डबल क्लास अटेंड कर रहे हैं, ताकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग का कोई लॉस हो। तो ये होगा कि आपका जो प्रैक्टिकल वाला जो सेशन चलता है, ये सेशन सत्यप्रकाश सर के अंडर में जा सकता है, अगर मुझे फर्स्ट सेकेंड ईयर की उन क्लासेस को कवर करना पड़ा तो इसमें आप लोग का सजेशन क्या होना चाहिए, ये बता दो। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये 2 ले रहा, बट मेरे ऊपर फिर एक्स्ट्रा और 2 क्लासेस आ रही है। सेकेंड ईयर की भी क्लासेस मेरे मुझे ही कह रहे हैं यादव सर, तो मैं या तो यादव सर को मना कर दूंगा कि सर सेकेंड ईयर फिर मैं नहीं संभालूंगा, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर के दोनों सेशन मुझे ही लेना पड़ा तो फिर सेकेंड ईयर के 2 सेशन मैं नहीं ले पाऊंगा। और अगर फर्स्ट ईयर का एक सेशन छोड़ना पड़ रहा है तो फिर सेकेंड ईयर का मैं सेशन ले पाऊंगा। ये चीज है। मैं चाह रहा था यार कि जल्दी से जल्दी आप लोग का कोर्स हो जाए, तो आप लोग को भी ये लगे कि हाँ पढ़ाई हो रही है। पर पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। चलो, ये थोड़ी सी जानकारी दिए जैसे करना था, इसीलिए इतना बोल दिया। बाकी टेंशन मतलब, आप लोग का कोर्स हो जाएगा, टाइम पर कर दूंगा। तो हम लोग, बोलो। दीर्घ वृत्ताकार रिवेट और मशरूम रिवेट में, इन दोनों में सिर्फ, हाँ, इन दोनों में अंतर, नल, पता नहीं, चेक कर रहा हूँ। हाँ, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो मेन अंतर होता है आपका कि मशरूम रिवेट की जो एजेस हैं, मतलब ये जो कॉर्नर जो एजेस जो बने हैं, ये फ्लैट होती है। और जो दीर्घ वृत्ताकार रिवेट है, उसकी जो एजेस आएगी वो आपकी हल्की कॉर्नर में, मतलब इस शेप में। अब देख लो, इस जो मैं डायग्राम बनाया और जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है, इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है आपको?
हाँ यार, भरपूर नल आ रहा है। हाँ बोलो बोलो, आप लोग बोलते रहो। हाँ बस यही चेंजेस आता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या चेंजेस आता है। ये कर्व शेप क्यों दिया जाता है, ताकि हम जो बॉयलर बॉयलर में पैकेजिंग करते हैं, बॉयलर में क्या होता है, हीटिंग होती है, और उस हीटिंग से बचने के लिए वहां पर से एयर लॉसेस ना हो। जैसे हम, अब क्या हो रहा है देखो, हमने जो होल क्रिएट किए, होल क्रिएट करने के बाद बॉयलर का प्रेशर लॉस ना हो, तो उस प्रेशर लॉस को ना होने से बचाने के लिए हम मशरूम रिवेट का, ये दीर्घ वृत्ताकार रिवेट का यूज करते हैं बॉयलर्स के लिए। ये चीज क्लियर हुई? क्या अभी और कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत हो तो और पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं तो समझाने के लिए ही बैठा हूँ। हम्म, हाँ। हैक रिवेट, हैक टॉपिक समझ नहीं पाया मैं, किस बारे में? हाँ हाँ हाँ, अभी हाँ उस पर भी आ रहा हूँ मैं। हैक रिवेट जो आप बोल रहे हैं, तो इसमें क्या, हम तीन टाइप्स के रिवेट्स पढ़े थे शुरू में, अभी और बीच में। एक था आपका, जैसे पॉप रिवेट। पॉप रिवेट का वीडियो भी दिखाया था मैं, कि पॉप रिवेट आप किस तरीके से यूज करेंगे और पॉप रिवेट एक्चुअली होता क्या है, तो इस बारे में भी आप लोग ने देखे थे। हम्म, हाँ। फिर हम लोग सेकंड जो पढ़े थे, सेकंड रिवेटिंग पढ़े थे, जिसमें एक्सप्लोसिव रिवेट। एक्सप्लोसिव रिवेट में क्या किया था हमने, हॉलो रिवेट होता है, और उसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल, इसके जो हॉलो सेट, मतलब जो शंक वाला पोर्शन है, एक हेड, हेड तो उसका सॉलिड हो गया, बट जो शंक वाला पोर्शन है, शंक वाले पोर्शन में आप क्या कर रहे थे, एक्सप्लोसिव मटेरियल डाल दिया जाता है, और उस एक्सप्लोसिव मटेरियल से हम शंक को एक्सप्लोड कर देते हैं, जिसके कारण लॉकिंग क्रिएट हो जाती है। हाँ? और उस लॉकिंग के क्रिएट होने से ही हम लोग उस रिवेट को आसानी से ज्वाइनिंग दे देते हैं। फिर आपका प्रोसेस जो आया था कि हैक रिवेट। हैक रिवेट में क्या होता है कि इसका जो शैंक वाला पोर्शन, अब इस हैक रिवेट में आपको जो है हेड्स, एक फ्लैट हेड मिलता है। हम्म, और इस फ्लैट हेड में आप लोग को क्या देना पड़ता है, जो फ्लैट हेड है, अब जो हेड वाली बात कर रहे हैं, आपकी हेड है, पर यहाँ पर जो हेड आप यूज करेंगे फ्लैट हेड में, तो इसका हेड इस टाइप से, सॉरी, एक, मतलब एक समझ लो कि एक, अरे यार ये आड़ा तिरछा क्यों हो रहा है, फ्लैट लाइन, एक आपको ब्लॉक मिल रहा है, रिवेटिंग ब्लॉक। रिवेटिंग ब्लॉक है, रिवेट किस मटेरियल के बने हैं ये आप लोगों को बता चुका हूँ, कि किस किस मटेरियल्स के आप रिवेट्स यूज करेंगे। एल्यूमिनियम, सारे एलॉयस के, और मैक्सिमम एलॉय क्या होगा, कॉपर एलॉय का होगा, एल्यूमिनियम एलॉय का होगा, स्टील एलॉय का होगा। हुँ? ये चीज, अब देखो ये डायग्राम में मैंने जो खींचने की कोशिश किया है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक रिवेटिंग प्रोसेस है। अब इस रिवेटिंग प्रोसेस में, मतलब एक जो आपको हेड दिख रहा है, एक ब्लॉक जो मिल रहा है, एक बॉक्स जो मिल रहा है, इस बॉक्स के अंदर हम, देखो हेड की ओर झुकाव में कुछ भाग निकाल दिए जाते हैं, एक नुकीला भाग हेड की ओर झुकाव में। अब इस हेड की ओर झुकाव में जो अपना ब्लॉक निकला हुआ है, बॉक्स निकला हुआ है, तो इसका मेन प्रॉफिट ये होता है कि ये हेड, हैक रिवेट जो है, इसे हम इंटरनल लॉकिंग के लिए यूज करते हैं। इंटरलॉकिंग करना है, अंदर से अगर लॉक करना है, तो इन लॉकिंग प्रोसेस के लिए, एक मिनट लाइन पे रहना, मुझे थोड़ा सा नल का कनेक्शन जोड़ दे रहा हूँ, अभी नल आया है। हाँ, तो जो इंटरलॉकिंग वाला जो प्रोसेस है, अब इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग, लॉकिंग मिल रहा है, लॉकिंग मिलने से आप इन, इस टाइप के रिवेट्स को, मतलब देखो क्या हो रहा था, आपको एक ब्लॉक मिला, एक ब्लॉक मिला, अब इस ब्लॉक का जो हेड के पोर्शन देखो, आपको अब यहाँ पर क्या मिला, ये टोटल जो पोर्शन है फ्लैट हेड है, फ्लैट हेडेड रिवेट है। इस फ्लैट हेडेड रिवेट को
आप क्या कर रहे हैं, जिस ब्लॉक के थ्रू यूज कर रहे हैं हेड की ओर हल्की सी एजेस, नुकीली एजेस निकली हुई होती है। तो इसका काम क्या होता है कि जब आप किसी होल में, समझ लो यहाँ पर एक होल बना हुआ है, इस होल के अंदर रिवेट को आप माउंट करेंगे तो ये वाला जो टोटल पोर्शन है, इतना टोटल पोर्शन ये होल के अंदर आसानी से चला जाएगा। मतलब ये सेल्फ एंटर होगा, उसके बाद लॉक हो जाता है। और लॉक क्या हो जाता है, मतलब आप इस रिवेट को होल के अंदर जाने की प्रोसेस रहेगी, पर बाहर निकलने का कोई मतलब, जब तक रिवेट को आप ब्लॉक नहीं करेंगे, जब तक रिवेट को आप तोड़ेंगे नहीं, तब तक वो टूट मतलब ब्लॉक नहीं होगा। तो ये चीज होता है कि अब जब जब आपको रिवेट को ब्लॉक करना है, मतलब इन रिवेट्स का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर आपको रिवेटिंग ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। अब रिवेटिंग मतलब इंटरनल ब्लॉकिंग की जरूरत पड़ेगी। अब इंटरनल ब्लॉकिंग की जरूरत किन जगहों पर पड़ती है, जैसे आप 3 से 4 सीट्स का उपयोग कर रहे हैं, 3 से 4 सीट्स को लॉकिंग देना है, बट लॉकिंग किस तरीके से देंगे, एक एक दूसरे से डिफरेंस पर आपको लॉकिंग देना है। मान लो जैसे आपकी टेबल की जो शेड्स होती है, उस टेबल की जो ज्वाइनिंग देते हैं आप, उस ज्वाइनिंग के लिए आप लोग को जो भी लॉकिंग्स देनी पड़ती है, उस लॉकिंग को ही आप इस हैक रिवेट के थ्रू कर सकते हैं। अब हैक रिवेट का मेन पर्पस, जैसे अरे यार आप लोग वो देखे होंगे कि घर में हम ड्रिल करते हैं कील ठोकने के लिए। तो जब हम ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल करने के बाद की प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग कि दीवार में जैसे हमें कील ठोकना है तो हम क्या एक हैंड ड्रिल का यूज करते हैं। ड्रिल किए, ड्रिल से क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। मतलब इस दीवार में समझ लो, इस एक जो अपना एक बॉक्स है, इसमें हमने यहाँ पर ड्रिल किए, इस जगह में ड्रिल किए, तो क्या होता है, ड्रिल एक गहराई तक गया। अब जिस गहराई तक ड्रिल गया तो ड्रिल का साइज एक्सटेंड हो जाता है। बट जो हमारे पास होल होता है, मतलब हमारे पास जो स्क्रू यूज करते हैं या कील यूज करते हैं, तो हमें उस कील को क्या है, देखो ये एक चिकनी सरफेस हो जाती है, जहां हमने ड्रिलिंग की वो सरफेस एकदम फिनिश्ड सरफेस, चिकनी सरफेस बन जाती है। उस चिकनी सरफेस पर अगर आप कील कील की जो आउटर लेयर होती है, कील की आउटर लेयर फिनिश्ड होती है, चिकनी होती है, तो उस लेयर में प्रॉब्लम ना हो, वो कील आसानी से उस दीवार के अंदर ही समेटा रहे, उस दीवार के अंदर ही माउंटेड रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आती रहे। तो इन सब चीजों के लिए भी आपको ये देखना पड़ता है कि हम जो प्लास्टिक की प्लेट्स यूज करते हैं, देखिए वो कुछ प्लास्टिक की प्लेट्स हम लोग यूज करते हैं ताकि आसानी से माउंटिंग हो सके उसमें, और कील को आसानी से पकड़ के रख सके, जमा के रख सके। तो इस प्रोसेस के लिए जो भी हम युक्ति का यूज कर रहे हैं, जो भी हम माउंटिंग एडिटिव पार्ट्स का यूज कर रहे हैं, तो उस पार्ट को ही आप हैक यानी हैक नट, हैक रिवेट बोलेंगे। हैक रिवेट बुश का काम दिया है। अब बुश का मतलब ये होता है कि वो आसानी से अंदर से लॉकिंग देगा। इंटरनल लॉकिंग जब भी आपको देना है तो हैक रिवेट बुशिंग आएगी। कुछ चीजें समझ में आई होगी, और अगर मैं सामने रहता तो शायद थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। फिर भी कोशिश किया हूँ कि मैक्सिमम अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन हो सके। और हम जो रिवेटिंग, अब रिवेट की स्पेसिंग और पिच के बारे में हमारा एक जो मेन टॉपिक बचा हुआ था, क्या है कि मुझे लग रहा है एक हफ्ता बहुत ज्यादा खिंच रहा है ये टॉपिक, और पिछले हफ्ते हमने 3 चैप्टर्स के बारे में कंप्लीट किए थे। तो ये चीज है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा हमें कि स्पीड पर भी। रिवेट की स्पेसिंग जो होती है, रिवेट की स्पेसिंग मतलब ये है कि हम एक रिवेट जहां पर माउंट किए, तो ये देखना पड़ेगा कि आप दूसरा रिवेट सही जगह माउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा रिवेट का गैप कितना है। अब गैप क्यों जरूरी है, स्पेसिंग क्यों जरूरी है? स्पेसिंग जरूरी इसीलिए है कि आप जब रिवेट्स यूज करते हैं, तो मैं उस दिन भी बताया था जब मैं एक जो फर्स्ट क्लास लिया था,
उसमें नीचे में जो डायग्राम्स बना के दिया था, तो क्या होता है स्पेसिंग जब आपको करना रहता है तो उस स्पेसिंग वाले पोर्शन में, हाँ ना ला रहा था, लाइट चली गई। बहुत ज्यादा आ रहा है नल। तो जो रिवेट की स्पेस, वो वाला खाली नहीं था ना। तो रिवेट की स्पेसिंग के बारे में जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो इस प्रोसेस में अब देखो क्या हो रहा है, आपको ज्वाइनिंग देना है, किस तरीके की स्पेसिंग देना है, मतलब जब भी आप ज्वाइंट्स देंगे तो रिवेट, जिन दो प्लेटों के बीच में आपने रिवेट ज्वाइंट दिए तो उसके बीच में होल करना पड़ेगा, क्योंकि रिवेट क्या होता है, सेल्फ पियर्सिंग का काम नहीं करता। स्क्रू में सेल्फ पियर्सिंग होती है बट रिवेट में सेल्फ पियर्सिंग नहीं होती। और सेल्फ पियर्सिंग क्या था कि खुद ही होल बनाने की क्षमता, खुद ही गड्ढा बनाने की क्षमता, खुद ही लॉकिंग की क्षमता, तो ये चीज नहीं होती इसमें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले ड्रिल से या कोई और होल करने की जो युक्ति होती है उस युक्ति से हम होल करेंगे। होल करने के बाद क्या होता है कि हमें अब ध्यान देना पड़ता है कि रिवेट्स की ज्वाइनिंग देना है। जैसे इस डायग्राम में दिया है, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि एक प्लेट, ये जो आपकी फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट रहेगा जैसे ये इस शेप में दिख रहा है, और सेकंड प्लेट इसके ठीक नीचे जो जुड़ी हुई है, यहाँ पर हमने डबल रिवेटिंग। अब रिवेट की जो स्पेसिंग की जरूरत हमें कहाँ पड़ी, दो टाइप्स के रिवेटिंग सिस्टम मैंने दर्शाया था, बताया था कि रिवेट के सिस्टम किस टाइप से होंगे, कैसे कैसे हम उन्हें ज्वाइनिंग देंगे। तो इन दो टाइप्स के रिवेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप लोग समझ सकते हैं आसानी से कि रिवेटिंग की स्पेसिंग हम किस टाइप से देंगे। अब रिवेट की स्पेसिंग जब आपको देना है तो क्या होगा, जब भी आप रिवेट के रिवेटिंग करना है, दो प्लेट्स को आपको माउंट करना है, तो उन दो प्लेटों को, जिन दो प्लेट्स को आप माउंट कर रहे हैं, जैसे ये मान लो फर्स्ट प्लेट हो गई और इन दोनों, ये दो सेकंड प्लेट्स, तो इनमें ज्वाइंट किए गए पैरेलल स्पेस पर जो रिवेट्स हैं, इन पैरेलल स्पेस रिवेट्स के पैरेलल रिवेट स्पेस के जो एक्सिस होगा, इस एक्सिस में, मतलब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से 2D, अब 2D हम 2D की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बेस डाया होगा, मैंने शुरू में ही बताया था कि हर एक जो चीज है ये आपके डाया पर, रिवेट के डाया पर निर्भर करेगा। अब रिवेट के डाया पर अगर हर एक चीज निर्भर कर रही है तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि हम जो भी स्पेसिंग के बारे में पढ़े, ज्वाइनिंग के बारे में पढ़े। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको 2D से, मतलब जैसे आपका रिवेट का डाया 4 mm है, तो आपको रिवेट ज्वाइंट के छोर से, मतलब प्लेट के छोर से 8 mm के डिफरेंस पे लगाना पड़ेगा। मान लो अगर आपने कम डिस्टेंस पे लगाए तो क्या होता है, कम डिस्टेंस पे जब भी आप ज्वाइनिंग देंगे तो इस टाइप से ब्रेकेज होने लगेगी, मतलब शीट आपकी फटने लगेगी। एक तो क्योंकि हम पतली पतली चादरों का उपयोग करते हैं, अगर देखो कम गैप है, कम गैप के कारण फटेगी सीट, और ज्यादा गैप है तो शीट में बेंडिंग होगी। इसीलिए एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है ताकि आपको रिवेट्स की जब ज्वाइनिंग दे रहे, पैरेलल स्पेसिंग दे रहे या क्रॉस रिवेटिंग, मतलब दो टाइप्स की रिवेटिंग प्रोसेस में बताया था आप लोगों को। पैरेलल रिवेटिंग में मतलब ये दो एक्सिस मान लो आपकी दोनों प्लेट्स में, तो इस टाइप की अगर रिवेटिंग दे रहे, मतलब ठीक सामने सामने रिवेटिंग दे रहे, तो ये आपकी आ गई पैरेलल रिवेटिंग। आप पैरेलल रिवेटिंग हो या सेकंड जो चीजें आएगी, मान लो ये आ गई आपकी क्रॉस रिवेटिंग, यहाँ एक रिवेट लगाए तो दूसरा यहाँ लगाए, तीसरा इस प्लेट में, चौथा इस प्लेट में, इस जगह, मतलब एक दूसरे के एक्सिस से ठीक अलग, एक दूसरे के एक्सिस के ठीक सेंटर में। पापा लाइट आ गई, चालू है, थोड़ा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो पैरेलल रिवेटिंग और क्रॉस रिवेटिंग ये प्रोसेस थी। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि क्यों इसमें, देखो हमने क्या किया कि दो रिवेट्स को ज्वाइनिंग दे रहे हैं, दो रिवेट को आमने सामने जब हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं
क्रॉस रिवेटिंग में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पैरेलल रिवेटिंग में डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, ये चीज पर भी ध्यान देना। फिर क्या होता है, अगर हमने दो प्लेट्स की ज्वाइनिंग के बीच डिस्टेंस मतलब एजेस से मतलब उसके किनारों से अगर 2D ना रखे, 2 गुना डाया मतलब रिवेट के डाया से डबल अगर डिफरेंस ना रखे, कम रखेंगे तो हमारा जो शीट है वो फटने लगेगी, और ज्यादा रखेंगे तो शीट में बेंडिंग आएगा। तो हमेशा नापा जाता है कि रिवेट हम किस साइज का यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से हम गैप देंगे। ये चीज हो गया। सेकंड चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप दो रिवेट्स यूज कर रहे हैं तो इन दो रिवेट्स के बीच में जो गैप आएगा, ये जो गैप आएगा इन दोनों के एक्सिस के बीच में, ये आपका गैप होगा 3D, मतलब 3 गुना डाया। क्या होता है 3 गुना डाया क्यों दिया जाता है गैप? 3 गुना डाया गैप देने का कारण ये है कि देखो, आधा डाया जो होता है वो फर्स्ट रिवेट का हम यहाँ कवर कर लेते हैं, मतलब जैसे एक रिवेट ये लगा है, सेकंड रिवेट उसी के ठीक अगले एक्सिस पे लगा है, तो क्या होता है 1D प्रोसेस, मतलब हाफ ऑफ डाया, एक रेडियस इसकी एक रेडियस इसकी, दोनों की रेडियस अगर मिला देंगे तो 1 डाया। 1 डाया तो ऑलरेडी सीट फटी हुई है दोनों साइड से, मतलब यहाँ से आधी, आधा डाया और यहाँ से आधा डाया, तो ये टोटल 1 डाया है, मतलब 1D सीट आपकी फंसी। अब इन दो के बीच में आपको 2D गैप देना पड़ेगा ताकि इन दो के बीच का जो प्रेशर है, मतलब रिवेट्स के दोनों हेड्स के बीच में, रिवेट्स की दोनों प्लेट्स के बीच में 3D डाया क्यों दिया जाता है, और बचा हुआ जो रेस्ट जो 2D के अप्रोक्स जो डाया, या क्या होता है हेड का जो साइज होता है मैक्सिमम 1.6D होता है। 1.6D चालू नहीं हो रहा है, वो थोड़ा आगे पीछे कर लो उसको। तो इसमें देखो 1.6D होता है डाया। अब 1.6D डाया एक का कवर हो रहा है, दूसरे का 1.6D। एक मिनट दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ। फिर आपके भाई 1.6D डाया क्यों आया, मतलब 1.6D जो उसका हेड का साइज बन जाता है, इस हेड के बचे हुए साइज को जो हम हेड यूज कर रहे हैं ये हो गया D, और हेड जो आएगा आपका 1.6D के फॉर्म में होगा। इस 1.6D इसकी कवरिंग सेकंड रिवेट जो आपका यूज हो रहा है उसका भी 1.6D, मतलब यहाँ 0.8D यहाँ आ रहा है, 0.8D यहाँ कवर होना है। तो आपका 3D डाया लेने से 1.4D, 1.4 इंटू डी, सिर्फ इतना ही गैप दो प्लेट्स के दो रिवेट्स के बीच में, मतलब इन दो पोर्शंस के बीच में, जैसे इस भाग में, अब जो हमारे बीच का पोर्शन का जो गैप बचेगा वो सिर्फ इन दो के बीच में 1.4D के अप्रोक्स, अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, ये अप्रोक्स ना कि बराबर, बराबर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक औसतन 1.4D ही डाया दोनों हेड्स के बीच में बचता है। तो इसीलिए अब ताकि हमारा रिवेट जो है, रिवेटिंग जॉइंट्स जो दिए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, शीट फटे ना, इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। फिर आया रिवेट की पिच। रिवेट की पिच जो है कि किन्हीं दो रिवेट्स के सेंटर्स के बीच में जो दूरी होती है, रिवेट के सेंटर्स के बीच की दूरी को रिवेट की पिच कहा जाता है। वो रिवेट की जो पिच होती है वो 3 इंटू डाया होती है। रिवेट की पिच का मतलब ये है कि किन्हीं दो रिवेट्स के बीच का डिफरेंस। अब इन दो के बीच का जो गैप आ रहा है उसे ही आप रिवेट की पिच की दूरी कह रहे हैं और रिवेट की पिच कह रहे हैं,
और पिच क्या हो गई आपकी 3D। तो ये चीज आ गया। इसके बाद आ गया रिवेटिंग ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट्स का मतलब ये है कि आप लैप और बट ज्वाइंट्स के बारे में बता चुका हूँ कि लैप ज्वाइंट जब आप दे रहे हैं तो लेफ्ट जॉइंट में क्या हो रहा है कि आपकी एक प्लेट और दूसरी प्लेट ओवरलैप करेगी। अब हम यहाँ पर रिवेट्स कहाँ देंगे, हाँ, यहाँ पर हम जो रिवेट्स की ज्वाइनिंग देंगे वो इन दो एक्सिस पर देंगे। इन दो एक्सिस पर हम रिवेटिंग ज्वाइंट देंगे। अगर आप सिंगल रिवेटिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल रिवेटिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ जो एक्सिस बनेगा एक सेंटर में एक्सिस बनेगा। पर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इस सेंटर से ये जो एज है इन दोनों के बीच का गैप हमेशा 2D होना चाहिए, 2D से कम नहीं, 2D से ज्यादा नहीं, इन दोनों के मतलब इस एज के और इस सेंटर के। अब वैसा ही इस एज के और इस सेंटर के बीच का भी गैप 2D ही होना चाहिए। तो ये जो गैप्स चलेंगे इन्हें हम 2D के फॉर्म में लेंगे। अब ये आ गया आपका लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट का मतलब ये है, लैप नाम से समझ सकते हो कि एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है। जब प्लेट्स को ओवरलैप कर दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को लैप ज्वाइंट। अब लैप ज्वाइंट में आप 3 टाइप्स की ज्वाइनिंग दे सकते हैं। फर्स्ट ज्वाइनिंग सिंगल प्लेट, मतलब सिंगल रिवेटिंग ज्वाइंट। सिंगल रिवेटिंग में मतलब एक ही लाइंस में रिवेट को ज्वाइंट करना है। अब डबल रिवेटिंग ज्वाइंट जो आएगा आपका, 2 लाइंस में रिवेटिंग ज्वाइंट्स होगी। अब दोनों रिवेटिंग ज्वाइंट्स मतलब क्या होगा, 2 एक्सिस जो चल रहे हैं इसमें एक आमने सामने, ये हो गया पैरेलल चेन फॉर्म में। सेकंड जो आएगा आपका जिग जैग रिवेटिंग। जिग जैग रिवेटिंग में क्या हो रहा है, मैंने बताया था जिग जैग में क्या कर रहे हैं, एक रिवेट फिर सेकंड, मतलब ये थोड़ा अलग है, ये इस फॉर्म में चलेगा। ये आपका आ गया जिग जैग रिवेटिंग। इसके बाद देखो लैप ज्वाइनिंग की प्रोसेस समझ में आ गई। आप लोग वेल्डिंग के टाइम पे पढ़े थे, वहां पर क्या पढ़े थे, वेल्डिंग में लैप ज्वाइंट कहाँ होती थी, लैप ज्वाइंट आती थी आपकी इस जगह पर, कलर रेड, इस जगह पर लैप ज्वाइंट आती थी। अब लैप ज्वाइंट जब आती थी वेल्डिंग के टाइम पे तो हम कहाँ ज्वाइनिंग देते थे, इन दो भागों पर वेल्डिंग में। पर हम जब रिवेटिंग पढ़ रहे तो रिवेटिंग में कहाँ ज्वाइनिंग देंगे, रिवेटिंग में हम इन दो भागों पे ज्वाइनिंग देंगे। ये आपका आ गया रिवेट और लैप वाला पोर्शन। फिर जो हम लोग आया बट ज्वाइंट पे, बट ज्वाइंट करना है। बट का सिंपल रूल है कि आपको जो 2 प्लेट्स हैं, इन जैसा हमने पढ़े थे वही चीज आएगी कि आपकी जो 2 प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट को आसानी से जोड़ दिया रख दिया जाएगा और इसमें सिंगल रिवेटिंग नहीं होती बट ज्वाइंट में। लेफ्ट ज्वाइंट में सिंगल रिवेटिंग हो जाती है पर बट ज्वाइंट में सिंगल रिवेटिंग नहीं होती, इस चीज को हमेशा याद रखना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम लेफ्ट ज्वाइंट्स यूज करेंगे तो हम इन 2 प्लेट्स पर, ये जो 2 प्लेट्स हैं इनके ऊपर ओवरलैप करते हुए हम लैपिंग प्लेट्स का उपयोग करेंगे। और ये जो लैपिंग प्लेट है इनके भी एजेस का जो सेंटर लाइन से जो डिफरेंस रहेगा ये हमेशा 2D रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, पर मैटर क्या है, देखो यहाँ भी जो हम ज्वाइनिंग आ रही है, ये ज्वाइनिंग भी हमारा इस भाग को अगर आप देखेंगे, सॉरी पूरा मिट गया यार। हाँ, जब लिप जॉइंट्स देते हैं तो लिप जॉइंट में क्या कर रहे हैं हम, 2 प्लेट्स उठाएं, इन 2 प्लेट्स पर एक एक प्लेट ओवरलैपिंग प्लेट यहाँ से फिक्स करते हैं, दूसरी प्लेट्स यहाँ से। इनकी थिकनेस बहुत कम होती है। और जब हम रिवेटिंग ज्वाइंट देते हैं तो रिवेटिंग ज्वाइंट हम इस पोर्शन पे, इन 2 पोर्शंस पे देते हैं। पर इन 2 पोर्शन पे रिवेटिंग ज्वाइंट देने के बाद आप लोग को एक और चीज दिखेगी, उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये वाला जो भाग दिख रहा है, इतना भाग, ये कहीं ना कहीं लैप ज्वाइंट का प्रोसेस लग रहा है, लैप ज्वाइंट के जैसा ही ज्वाइनिंग दिख रहा है। बट इसे हम बट ज्वाइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस बट प्लेट का यूज हम प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 की ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ इन बट प्लेट्स का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए इस ज्वाइंट को बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में 2 टाइप्स से ज्वाइनिंग होगी, एक होगा पैरेलल ज्वाइंट मतलब प्लेन ज्वाइंट, इसको आप चेन ज्वाइंट्स भी बोल सकते हैं,
या पैरेलल बोल सकते हैं, और दूसरी होगी जिगजैग ज्वाइनिंग। तो प्रोसेस वही है जिगजैग और प्लेन की, तो बट ज्वाइंट वाला पोर्शन आ गया। थर्ड जो चीज है आपका एक और आएगा, जैसे यहाँ पर दिया है कि रिवेटिंग ज्वाइंट के कारण दोष क्या होते हैं। अगर हमने क्या होता है रिवेटिंग ज्वाइंट के दोष के बारे में बहुत अच्छे से आसानी से, अरे यार पेज कहाँ चला गया, हाँ रिवेटिंग ज्वाइंट के जो दोष के बारे में, तो दोष में क्या है आप लोगों को ये दिखेगा कि अगर किन्हीं दो प्लेट्स के बीच में, जिन दो प्लेट्स को आप मतलब ज्वाइनिंग देना है हमें, एक ये प्लेट हो गई और सेकंड ये प्लेट हो गई, इन दो प्लेट्स को हमें ज्वाइनिंग देना है, और अगर हमने ड्रिल के थ्रू जो होल किए, हमने जो ड्रिल के थ्रू होल, ये हमें सीधा होल करना था, तो इस सीधे होल की जगह हमने ड्रिल के थ्रू हल्का तिरछा होल कर दिए। इससे क्या होगा, हमारा जो रिवेट है, हमारा जो रिवेट है वो हमेशा सीधा आया था। रिवेट की जो शैंक, जो प्रोसेस, इस भाग को शैंक बोलते हैं, तो रिवेट का जो शैंक था वो हमें सीधा प्रोवाइड किया गया था। बट क्या हो गया कि हमने अगर गलत अलाइनमेंट यूज किए, मतलब ड्रिलिंग के लिए जो हमने यूज किए थे पोर्शन, ये हमने गलत अलाइनमेंट में अगर ड्रिलिंग कर दिए इन प्लेट्स में, तो क्या होगा, शैंक का हेड से कांटेक्ट ब्रेक होने लगेगा, और इसमें क्या होगा कि इस भाग पर, मतलब इस भाग पर कम प्रेशर आएगा, इस भाग पर ज्यादा प्रेशर आएगा। जिस भाग पर ज्यादा प्रेशर आएगा वहां से क्रैक्स होने लगेगी, और क्रैक्स होने के बाद हेड और शंक वाला पोर्शन एक दूसरे से अलग होने लगेगा। अब हेड एक साइड भागेगा, शंक एक साइड, और अलग अलग क्यों भागेगा, क्योंकि हमने अलाइनमेंट तिरछा दिए, और इस तिरछे अलाइनमेंट देने के कारण जो ऊपर वाला प्लेट नंबर 1 है ये इस ओर खींचेगी, और प्लेट नंबर 2 जो है वो इस ओर खींचेगी। अब जब प्लेट्स हमारी जो राउंड शेप में आने लगेगी, मतलब इस शेप में जो घुमाव बनेगा, ये जो घुमाव, इस टाइप का जो घुमाव बनेगा, और यहाँ से एक घुमाव बनेगा, तो ये घुमाव बनने के कारण क्या होगा, हमारा हेड ब्रेक होने लगेगा। हेड ब्रेक हुआ तो जो हमारा रिवेट है, रिवेट का शंक आसानी से स्कीड कर जाएगा और ज्वाइनिंग टूट जाएगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। सेकंड जो प्रॉब्लम है आपकी, सेकंड प्रॉब्लम है कि अगर आपने होल बहुत बड़ा कर दिया और रिवेट छोटा यूज कर लिया, तो प्रॉब्लम आएगी। रिवेट का टेल की लेंथ अगर कम है, रिवेट के शंक की लेंथ कम है, तो आप उसमें पंचिंग नहीं कर सकते, तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। तीसरा काम है बहुत बड़ी रिवेट, अगर आप लंबी रिवेट यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो एक प्लेट ये है, सेकंड प्लेट्स जब आप ये यूज किए, यहाँ पर आप लंबी रिवेट यूज कर लिए, मान लो फर्स्ट हेड तो यहाँ पे ज्वाइन हो गया, पर इसका टेल फैलने के बाद सिर्फ इतना ही पोर्शन को कवर किया, तो अब जो हमारा रेस्ट पोर्शन, जो ये इतना पोर्शन है, यहाँ पर क्या होगा, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, मतलब प्लेट नंबर 1 भी वाइब्रेशन क्रिएट करेगी और प्लेट नंबर 2 में भी वाइब्रेशन आएगा। तो दोनों में वाइब्रेशन आने से क्या होगा कि इसमें हमारा ज्वाइनिंग का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ज्वाइनिंग, पहला काम ज्वाइनिंग का मतलब नहीं, दूसरा काम वाइब्रेशन आने से हमारी चीजें जल्दी खराब होती है, रिवेट ज्वाइंट टूट जाएगी। तो इन इन सब चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है। फिर आपकी प्रोसेस आएगी, थर्ड वाला है आपका काफी बड़ी रिवेट। अब ड्रिल में बर, बर का मतलब होता है छींटे आ जाना। जैसे क्या होता है जब भी ड्रिलिंग करते हैं या बोरिंग करते हैं, कोई भी अगर हम घिसाव वाला काम करते हैं, जैसे आप लोग कटिंग भी करते थे, तो जो आपकी प्लेट्स जो सैंपल काटते थे उसमें क्या होता था कि कॉर्नर पे हल्की हल्की लोहे की एक लेयर जम जाती थी। देखे होगे जब हेक्सो यूज करते थे, तो हेक्सो यूज करने के बाद लोहे की लेयर जम जाती थी। उस एजेस के कारण जो लेयर जमती है, तो उस लेयर को बर कहते हैं। मतलब जहां हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको कहेंगे बर। ये एक बर क्रिएट हो जाती है। उससे भी क्या होगा, देखो हमारे जो रिवेट है, रिवेट की सरफेस फिनिश्ड होती है, और अगर होल के अंदर बर आ गई, होल के अंदर अगर डॉट्स बन रहे हैं, तो वो रिवेट की सरफेस को धीरे धीरे काटेंगे और रिवेट खराब हो जाएगा प्लेट के अंदर। तीसरा काम, रिवेट सही से अगर सेट नहीं किए, अब
रिवेट सही से सेट नहीं किए उसका मतलब है कि जिन दो प्लेट्स के बीच में आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं, इन दो प्लेट्स के बीच में जहां भी ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अगर आपने रिवेट को हेड तो यहाँ सेट कर दिए, इसकी टेल को आपने तिरछा सेट किया, मतलब जो शंक है, शंक को पीट पीट के एक भाग, एक कॉर्नर को तो आपने सरफेस पे मिला दिया, दूसरा कॉर्नर फ्री है। तो यहाँ क्या होगा, आपकी जो ये प्लेट है, इसका मूवमेंट ऊपर की ओर होने लगेगा इस एजेस में, यहाँ से प्लेट आपकी ऊपर की ओर मुड़ेगी और जिसके कारण ज्वाइंट खराब हो जाएगी। तो ये चीज पर भी ध्यान देना पड़ता है कि आपने प्लेट्स को, यानी प्लेट में कोई बर नहीं है, रिवेट सही जुड़ा है या नहीं, फिर रिवेट की अधिक लंबाई, क्या हो रहा है, हाँ, जैसे आपने होल किए तो उसकी सरफेस को साफ कर लिए, अब साफ करने के लिए वायर ब्रश का तो यूज कर नहीं सकते, स्मूथ ब्रश का यूज करेंगे, क्योंकि आपको छोटे काम करना है। जहां बड़े ज्वाइनिंग देने, जैसे वेल्डिंग के काम किए तो वहां पे वायर ब्रश का यूज कर रहे हैं, पर ड्रिलिंग करते हैं तो वहां पे स्मूथ ब्रश का यूज करते हैं, मतलब प्लास्टिक ब्रश जो आते हैं सिर्फ झाड़ने के लिए। तो ये पोर्शन होता है, तो वो वहां पे झाड़ने का काम करते हैं। फिर अधिक लंबाई की रिवेट और कम लंबाई की रिवेट्स भी प्रॉब्लम करती है, वो बताएं। अगर आपका हेड का सेंटर अलग है, सबसे ज्यादा क्या होता है, कंपनियां जब बल्क में प्रोडक्शन करती हैं, तो बल्क में प्रोडक्शन करने में जब आपकी रिवेट बनती है, तो रिवेट का जो सेंटर है, समझ लो रिवेट का सेंटर ये आया, बट हेड आपका हल्का सा हिला हुआ है। अब हेड आपका हल्का हिला हुआ है तो हेड का सेंटर क्या आ गया, अगर आपका सेंटर दोनों का अलग अलग होगा तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। बैलेंस न बनने से क्या होगा, एक चीज दिखाता हूँ। बैलेंस ना बनने से क्या होगा, उस टाइम पे रिवेट आपकी जो शेप में आएगी, रिवेट कुछ इस शेप में आएगी आपकी, ये यहाँ पर क्या प्रॉब्लम दिख रही है, हेड एक साइड ज्यादा निकला हुआ है और एक साइड बहुत कम निकला हुआ है। मतलब अगर रिवेट का हेड का सेंटर ये आ गया, रिवेट का सेंटर, दोनों के अगर सेंटर मैच नहीं करेंगे तो इसके बीच में स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस जनरेट होगी, और स्ट्रेस जनरेट होने से क्या होता है, ये अपनी ओर खींचेगा, और हेड का सेंटर अलग है तो हेड बोलेगा मैं अपनी ओर, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। हेड हेड में पावर फ्रिक्शन ज्यादा होते हैं शंक की अपेक्षा, क्योंकि शंक पर टोटल लोड आता है और हेड के सिर्फ इस सरफेस पर लोड आता है, तो हेड की पावर कंज्यूमिंग ज्यादा होती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि हमें ये देखना पड़ता है कि कई बार आप लोग देखे होंगे कि कील जो यूज करते हैं घर में, वो हल्की सेंटर से हिली हुई होती है, तो जब उसे पीटो तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो होल में सही ढंग से कील जाना चाहिए, वहां पे सही ढंग से कील नहीं जा पाती। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हेड का सेंटर, मतलब ये टोटल जो है, ये एक ही सेंटर पे आना चाहिए, ना कि दो अलग अलग। ओके, मतलब ये प्रॉब्लम हमारी नहीं रहती, हम बाकी जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मतलब पर्सन वाली प्रॉब्लम है, पर्सन से क्या प्रॉब्लम होगी, अगर उसने अलाइनमेंट गड़बड़ किया, देखो जैसे अलाइनमेंट गड़बड़ किया, छोटी रिवेट यूज किया, बड़ी रिवेट यूज किया, या उसने प्लेट्स को रिवेटिंग सही नहीं किया, बर साफ नहीं किए, यानी प्लेट की बर और ड्रिल की बर, प्लेट की बर मतलब ये सरफेस के ऊपर बर है तो प्लेट की बर होगी, और ड्रिल की बर मतलब इस होल के अंदर अगर बर, तो ड्रिल की बर होगी। ये अगर साफ नहीं किए, इसमें अगर आपने स्मूथ ब्रश का उपयोग, प्लास्टिक ब्रश का उपयोग नहीं किए, प्लेट की बर साफ करने के लिए तो वो वायर ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, पर वायर ब्रश मोटी बर निकालता है, पतली बर के लिए हार्ड प्लास्टिक की ब्रश, यानी ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। ये चीज आ जाएगा आपका हेड सिंक से अलग होना। फिर जो आपके टॉपिक्स बचे हैं कि आप रिवेट के व्यास का चुनाव कैसे करेंगे, कि आपको किस तरीके के रिवेट्स यूज करना है। तो जो रिवेट का व्यास है, ये प्लेट की थिकनेस पे निर्भर करता है, मतलब रिवेट का डाया 6 × √d, ये चीज हमेशा, ये एक फॉर्मूला है छोटा सा, और इसको, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा कि 6 × √d वाला, कि मतलब टी का मान अगर मिलीमीटर में है तो 6 × √t, टी का मान अगर इंच में है तो 1.2 × √t या 1.4 × √t। अब यहाँ डी मतलब
उस पेजेस पे फिर से जाने में, यस, देखो उस पेज पर तो हम नहीं जा रहे, थोड़ा सा एक टॉपिक छोटा सा बचा है तो उसी को कवर कर लेते, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसको नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, क्योंकि बाकी लोग अवेलेबल भी नहीं हो पा रहे हैं। व्हाइट बोर्ड देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो प्लेट की जो थिकनेस है, इसको आप टी से डिनोट करेंगे, और जो रिवेट का जो डाया है, ये जो रिवेट है, इस डाया को आप डी से रिवेट करेंगे, डी से डिनोट कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम हम हमारे पास कहाँ आ रही है कि हमें ये जो डी है, ये जो आप डाया यूज करते हैं, इस डाया को, ये जो डाया यूज कर रहे हैं, मतलब ये जो डाया यूज करेंगे आप यहाँ, इस डाया की यूजिंग आपको इस थिकनेस पर निर्भर करती है कि प्लेट अगर मान लो 10 mm मोटी है, तो 10 mm मोटी प्लेट, तो सीधा सीधा समझ सकते हैं कि 10 mm मोटी प्लेट्स का मतलब ही है कि अब आपको क्या यूज करना है, 10 mm अगर उसकी टी की वैल्यू है, मतलब थिकनेस की वैल्यू अगर आपकी 10 mm है, तो यहाँ पर डाया डाया हो जाएगा 6 × √T 10, चलो ठीक है 16 mm मान लो, 16 mm का आपको रूट भी आसानी से बताते बन जम भी जाएगा। 16 mm थिकनेस की अगर प्लेट आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, 6 × √T, mm के लिए 6 × √T था, और अगर आप इंचेस में आ रहे हैं तो 1.2 × √T या 1.4 × √T, ये चीज पर डिपेंड करेगा। हाँ बोलो। हम्म हम्म, हाँ हाँ पूरा क्वेश्चन। क्या? शंख का डाया? हाँ हाँ, नहीं शंख का डाया मतलब ये इस पोर्शन का डाया, इस शंख वाले पोर्शन का डाया, यहाँ हाईलाइट हो रहा होगा, एक जगह दिख रहा होगा, ये जो शंख का जो डाया है, हाँ, इस पोर्शन को ये हमें डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला था शुरू में, जब भी हम डाया वाली बात कर रहे हैं तो हमें शंख पर से ही सारी चीजें डिपेंड करेगी, पर इस शंख का डाया अब हमें क्या चूज करना है, तो चूज करने के लिए क्या होगा, शंख का जो डाया है ये डिपेंड करेगा इस प्लेट की थिकनेस पर। तो प्लेट की थिकनेस मान लो 16 mm है, तो क्या होगा 1.6D। हम्म, क्या हो रहा था, हाँ 6 √T यूज किए थे हमने, तो 6 mm × √T, √T क्या है, यानी 16 mm है, तो आपका 4, मतलब ये आपका आ गया था 24, तो 24 mm जो आपकी थिकनेस आई, 24 mm आपका डाया, तो आप यहाँ पर अगर 16 mm की थिकनेस की आप अगर यूज कर रहे हैं, तो 24 mm का आपको रेवेट यूज करना पड़ेगा। और रेवेट के अगर डाया 24 है, तो उसका जो हेड है वो और ज्यादा, मतलब ये है कि आपको जितनी मोटी शीट के लिए यूज करेंगे, 16 mm की थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाता है। 16 mm की थिकनेस मतलब लगभग इतनी मोटी प्लेट, इतनी मोटी प्लेट के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको लगभग इस हेड का जो डाया का या रेवेट यूज करेंगे, आपको 2 सेंटीमीटर का तो रेवेट यूज करना ही पड़ेगा, ताकि क्या होगा, आप जो देखो रेवेट का डाया आपने जब 24 लेके आ गए, तो इसमें एक और चीज आएगी कि उस 24 रेवेट के डाया होने के कारण, अब जब आप दो प्लेट्स की ज्वाइनिंग देंगे, मान लो दो प्लेट्स की ज्वाइनिंग इस एक्सिस पर दे रहे हैं, तो आपको इस एक्सिस से इस एज का, यहाँ पर इस एक्सिस से इस एज का ये जो, ये भी 2D रखना पड़ेगा, 2 × डाया। ये चीज भी आपको ध्यान देना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है श्रेय, आज के लिए इतना। हाँ, ओके,
करते हैं, और फिर मीटिंग के बाद क्या होता है फिर मैं बताता हूँ कुछ, और क्या प्लान बनता है।